इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स नज़र भी आते हैं। लीड कर रहा होता है यूएसए कर रहा होता है लीड, तो वो यूएसए खुद क्यों नहीं देख रहा होता? ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं ये खुद के लिए क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स के सारे स्टैंडर्ड सेट करती हैं? ये आ जाते हैं निचली कंट्रीज पे कि हाँ भैया आप बताओ आप बताओ आप बताओ, कोई इनका क्यों रिव्यू क्यों नहीं करता? सिर्फ इसलिए नहीं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे मौजूद है, इनको बैक करता है तो यूएसए करता है। क्या वहाँ पे ये कि पिछले अरसे में जब ये हुआ है ब्लैक और वाइट की लड़ाई होती रही। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमहरा रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, आज भी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि अब इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि CAA एक है और ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अगर इंडिया जाता है तो यूएसए, बेल्जियम और इन्होंने टारगेट कर दिया है इंडिया को। और ये किस वजह से टारगेट किया है कि वहाँ पे शायद मिनॉरिटी के राइट्स नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अब इंडिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट सामने आ गया कि अब इंडिया इसमें किस तरह से इस टेस्ट को अडॉप्ट करता है और इसको मतलब प्लान करके किस तरह से खेलता है। तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं, फिर उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन तो आइए चलते हैं देखते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय भारत का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस, बेल्जियम समेत कई कंट्रीज ने भारत से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, माइनॉरिटी राइट्स जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स को लेकर, हेट स्पीच के इशू को लेकर। बेसिकली आने वाले 1 से लेकर 2 दिन में इंडिया से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। और अभी के लिए इंडिया ने यहाँ पर जवाब ये दिया है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत कमिटेड है और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि हमारी जमीन पर मानव अधिकारों का हनन ना हो। मगर भारत की एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, स्लोवेनिया, इन सब ने एडवांस्ड क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं। और 10 तारीख जो है, मतलब कि कल का जो दिन है, कल के दिन बहुत से देश भारत को सुझाव देंगे, भारत से सवाल पूछेंगे कि जी आपके देश में इंटरनेट क्यों बंद हो गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम क्यों है, जो माइनॉरिटीज हैं उन पर अत्याचार क्या हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वेट अचानक से ऐसा क्या हो गया? आई मीन ठीक है, ये बीच में ये इशू कभी-कभी उठता है, मगर सडनली यूनाइटेड नेशंस में इतने सारे कंट्रीज ये टॉपिक इकट्ठा उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आज के समय टोटल 14 देश है दुनिया में जिनका चल रहा है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, और इन 14 कंट्रीज में से अभी के लिए इंडिया भी शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स की स्थिति है उसको एग्जामिन करेगा, उसको स्टडी करेगा, और फिर दुनिया भर के जो देश है ये भारत को सुझाव देंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वेरियस और इश्यूज को लेकर भारत को क्या करना चाहिए ताकि भारत में ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे। अब यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है ये क्या एक टाइप का एग्जाम होता है क्या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जहां पर दुनिया भर के बाकी देश आपको नंबर देते हैं, आपको जज करते हैं इस बेसिस पर कि आपके देश में मानव अधिकारों पर कितना आपने प्रोग्रेस किया है, कितनी तरक्की करी है, और आपके नागरिकों के मानव अधिकार किस हद तक आप डिफेंड करते हो। ये बिल्कुल एक टाइप का टेस्ट ही है, और बिल्कुल ये बात सही है कि बाकी देश जज करते हैं एक कंट्री को, मगर ये टेस्ट हर साल नहीं होता। 3.5 से लेकर 4 साल में एक बार ये रिव्यू होता है। भारत इससे पहले एक रिव्यू 2017 में दे चुका है, अब 2022 में भारत फिर से ये रिव्यू दे रहा है। ये पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का, ये शुरू किया गया था 2006 से, और हर सेशन में जैसे मैंने आपको बताया 14 कंट्रीज का रिव्यू किया जाता है, इनको स्कैनर के अंदर रखा जाता है। और आज के समय ना सिर्फ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मोरक्को, और साथ में वेरियस और कंट्रीज हैं, उनसे भी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो भारत से पूछे जाएंगे ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि भारत में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या मानव अधिकारों को डिफेंड किया जाता है, नहीं डिफेंड किया जाता, इसका डेटा यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास कैसे जाएगा? तो देखिए, इसमें यूज किए जाते हैं 3 टाइप के डॉक्यूमेंट। पहला तो डॉक्यूमेंट आता है भारत सरकार से। भारत सरकार तैयार करती है नेशनल रिपोर्ट,
ये नेशनल रिपोर्ट दी जाती है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, और उसके हिसाब से ये लोग देखते हैं कि भारत में कितने लोग हैं, उनको टॉर्चर किया गया, कितने जर्नलिस्ट थे, उनकी फ्रीडम छीनी गई, बहुत सी बातें यहाँ पर होती हैं। उसके हिसाब से जज करते हैं कि एक कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। ना ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में किसी भी कंट्री की सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताएगी आपको ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, तो आपको और भी चाहिए होता है यहाँ पर डेटा। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस खुद का जो इनका डेटा है, ऑफिस ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, इसका इस्तेमाल करेगा। फिर भारत में जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमन राइट्स के भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ये सारी रिपोर्ट कंपाइल करके जो बाकी मेंबर है यूएन के, इनके सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, और फिर यूएस, जैसे मैंने आपको बताया, बेल्जियम, स्पेन, दुनिया भर के जो देश हैं, ये भारत से सवाल पूछेंगे, अच्छा तो आपके यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट का इशू था, इसको लेकर तो कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि लोगों की जो नागरिकता है ये चली जाएगी। इंडिया समझाएगा, फिर नहीं, देखिए किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इस बात को लेकर काफी अफवाह फैलाई गई थी। तो भारत पे काफी इल्जाम लगेंगे, भारत से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारत ऑब्वियसली खुद को डिफेंड करेगा कल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि चलो ठीक है, माना कि भारत पे काफी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, मगर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या है कि बहुत सारे देश, हो सकता है कि 50, हो सकता है कि 70, मे बी इवन 100, बहुत से देश भारत को देंगे सुझाव, और भारत के ऊपर है कि इन सुझावों को भारत एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप मान के चलिए, हो सकता है कि कोई कंट्री कहे कि भारत को सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये रिपील करना चाहिए। तो अब भारत के सामने यहाँ पर ऑप्शन ये है कि इस सुझाव को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसके जवाब में हम कह देंगे नोटेड। यहाँ पे किसी भी सुझाव को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। नोटेड का मतलब है कि हमने आपकी बात सुन ली, इस पर अब हम काम करेंगे या नहीं करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी ये जो रिव्यू के अंदर मान लो सुझाव दिए जाते हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कुछ कहता है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या भारत पे उसके बाद कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी कि जो भी भारत को कहा गया है भारत को करना पड़ेगा डोमेस्टिक लॉ में? तो इसका आंसर है नहीं। 2014 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जरिस्ट ने यह बात क्लियर कर दी थी कि किसी भी कंट्री पर कोई बंदिश नहीं है कि इस रिव्यू के बाद जो भी किसी कंट्री ने सुझाव दिए हैं या फिर ये कहा कि आप ह्यूमन राइट्स को लेकर ये स्टेप उठाइए, ये सब उस कंट्री को फोर्सफुली कोई भी देश नहीं करवा सकता। हाँ, मगर भारत एक एंगल में थोड़ा बहुत फंस सकता है, और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया इस इशू पर काम करके ना अपनी आलोचना यूएन में कम भी करवाए। ये इशू है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। देखिए, जब भी भारत का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है उसमें कई देश भारत को ये कहते हैं कि आप ठीक है बाकी जगह काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और चलिए अगर आपने कहीं पर इंटरनेट कट कर भी दिया, आप आपने लगाया, या फिर आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो डिप्लॉय कर दी, उसके पीछे आप कह रहे हो कि ये रीजन था, सिक्योरिटी का इशू था। मगर इंडिया से फिर पूछा जाता है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, कि आप जेल में या फिर कहीं भी किसी कैदी के साथ, किसी प्रिजनर के साथ आप टॉर्चर नहीं करोगे। ये कन्वेंशन भारत प्रॉपरली साइन करके रेटिफाई क्यों नहीं करता? बाकी कई देश है दुनिया में जो इसको साइन करके रेटिफाई कर चुके हैं, भारत ने अभी तक इसको साइन रेटिफाई किया नहीं है। और यूएन मानता है कि टॉर्चर एक बहुत ही बड़ा हनन है मानव अधिकारों का। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है। देखिए, कई इश्यूज हैं जिन पर हम कुछ कर नहीं सकते। अब कोई हमको ये कह दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये आप चेंजेस लेके आइए, ये आप करिए, ऑब्वियसली इंडिया इन दी एंड वही करेगा जो हमें सूट करता है। ठीक है, किसी के कहने पर हम अपने लॉज चेंज नहीं करने वाले, मगर कई लॉज हैं इनमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कई एस्पेक्ट हैं वहां पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि टॉर्चर का इशू आ गया, अगर इंडिया अपने देश में प्रॉपरली जो ये कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है इसको रेटिफाई करके टॉर्चर बैन कर देता है हर तरफ से, तो इससे आप देखोगे इंटरनेशनली भी ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर इंडिया की रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब भी ये रिव्यू होगा तो उस वक्त भारत की आलोचना भी कम होगी। तो कल का दिन मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत न्यूज आएगी। जो भी कुछ खास डेवलपमेंट होती है, कोई कंट्री अगर कुछ खास ही कह देता है भारत के बारे में और भारत उसके जवाब में बहुत ज्यादा कड़ा रिप्लाई करता है, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए कल ले आऊंगा। फॉर द टाइम भी याद रखिएगा कि भारत का हो रहा है आज के समय एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपको बताया होगा 2023 का जो G20 समिट है ये होस्ट करने वाला है भारत। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि 2023 में जो इंडिया होस्ट करेगा ये समिट, इसका थीम क्या होगा? जन भागीदारी, वासुदेवा कुटुंबकम, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, या फिर भारत एट 75? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है।
देखो खदीजा, मैं एक चीज़ कहूँ कि एक तो हमें यूपीआर की समझ आ गई कि ये एक जो रिव्यू होता है, और दूसरा ये है कि चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो ये देखती हैं कि अच्छा भाई कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इन सबको जब लीड कर रहा होता है यूएसए कर रहा होता है लीड, तो वो यूएसए खुद क्यों नहीं देख रहा होता। ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं ये खुद के लिए क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स के सारे स्टैंडर्ड सेट करती हैं, ये आ जाते हैं निचली कंट्रीज पे कि हाँ भाई अब आप बताओ आप बताओ आप बताओ, कोई इनका क्यों रिव्यू क्यों नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे मौजूद है, इनको बैक करता है तो यूएसए करता है, क्या वहाँ पे ये कि पिछले अरसे में जब ये हुआ है ब्लैक और वाइट की लड़ाई होती रही है, जो स्याह फाम और जो सफ़ेद वाले थे, जो गोरे कहते थे हम हमारे बराबर में काले आके बैठे, और ये सारी चीज़ें भी चलती रही हैं, तो उन हवाले से क्या इन्होंने की स्ट्रेटजीज और क्या चीज़ें बेहतर हुई। सो ये सारी चीज़ें इनके अपने के लिए भी होनी चाहिए। एनी हाउ इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स नज़र भी आते हैं और देखने को मिलते हैं। नो डाउट सम हो बाद वक्त इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी इमेज को इंटरनेशनली तौर पर ख़राब करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो उस वजह पे आपको अगर इंटरनेट बंद भी करना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, सिक्योरिटी इशू सारे, तो वो आपको करना पड़ते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इनके प्रेशर में आके अपने जो रूल्स हैं और उनको चेंज करने की कोशिश करे। आप क्या कहते हैं? हाँ, मुझे लगता है चेंज नहीं करेगा बट तब्दीलियाँ आ सकती हैं। देखो हम नहीं कह सकते कि 100% ठीक है, 100% मिनॉरिटीज़ को वही राइट मिलते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपके अपने लोग होते हैं, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी में आपको मिनॉरिटी मिलता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली। लेकिन आप चेंज कर सकते हो, जितना डेवलप वो नेशन हो रहा है, जितनी तरफ तरक्की उनकी तरफ हो रही है, तो चेंजेस आ सकती है, प्रॉपर चेंज ना करें बट कुछ कुछ पॉइंट्स को पॉलिश कर सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इस सवाल से क्या राय रखते हैं कमेंट्स में लाजमी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आईडी में अच्छे फॉलो कर सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबान जाए, दुआ में रखें। अल्लाह।